लेट्स स्टार्ट विद इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पर क्या चीज है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर यहां पर अब ये देखना कि अज्यूम करो कि ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस है, ठीक है, वर्टिकल एक्सिस, दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये अगर आपके पास लेट सपोज मैंने कह दिया कि ये कर्व है, ठीक है, मैंने कह दिया कि अज्यूम करो कि ये इस तरह से मेरे पास एक कर्व जा रहा है, ये कर्व की कोई इक्वेशन हुई कोई ना कोई इसकी। तो अब ये लेट सपोज पॉइंट ए है और अज्यूम करो कि ये आपके पास है पॉइंट बी, ठीक है। और मैं ये कह देता हूं कि मान लो कि ये पॉइंट जो आपके पास है ना, जैसे पॉइंट ए कहो, पॉइंट ए को देखो तो पॉइंट ए आपके पास कौन सा पॉइंट है? मिनिमम पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट देखो हॉरिजॉन्टल बन रही है और यहाँ पे dy बाई dx जीरो होगा, लेकिन ये मिनिमम पॉइंट है। और पॉइंट बी क्या है? पॉइंट बी आपके पास मैक्सिमम पॉइंट है। दोनों पे dy बाई dx क्या होते हैं? स्टेशनरी पॉइंट्स हैं दोनों के दोनों। और दोनों पे dy बाई dx क्या होते हैं? हमने ये चीज पढ़ी है, वेरी गुड अरीब, कि दोनों पे dy बाई dx जो होगा वो क्या होगा आपके पास? इक्वल टू जीरो होगा। सिमिलरली इधर भी क्या होगा? dy बाई dx क्या होगा? इक्वल टू जीरो होगा। यहां तक बात समझ आई? एक मिनट, इसको मैं दोबारा ओपन करूं क्योंकि थोड़ी सी राइटिंग लैग कर रही थी। हाँ, दोनों पे dy बाई dx क्या होगा? जीरो होगा। एक मैक्सिमम पॉइंट है, एक मिनिमम पॉइंट है। अब बिटवीन देम, अच्छा ये भी फिलहाल मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ, आप लोग को पता चल गया, ये बातें हमने पहले भी कर चुके हैं। लेकिन इन पॉइंट्स के दरमियान अगर मैं देखूं तो हर पॉइंट पर ग्रेडियंट देखो कैसा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो हर पॉइंट पर जो ग्रेडियंट है ना, यहाँ पे, इधर, 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 किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखो तो हर पॉइंट पर dy बाई dx क्या है? यानी कि अगर लेट सपोज मैं इस पॉइंट पे देखूं तो टेंजेंट कैसी बन रही है? अपवर्ड की तरफ बन रही है। तो इधर भी dy बाई dx क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। इधर क्या है? dy बाई dx क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। इधर भी ग्रेटर, मैं सब जगह ऐसे लिख रहा हूँ, इधर भी dy बाई dx ग्रेटर देन जीरो है, इधर भी ग्रेटर देन जीरो है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पर भी ग्रेटर देन जीरो है। तो हर पॉइंट पे dy बाई dx क्या है? ग्रेटर देन जीरो है। तो मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान ग्राफ, क्योंकि आपको ये इस तरीके से अप राइज हो रहा है ना, देखो ये ग्राफ अपवर्ड्स की तरफ बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपकी एक्स वैल्यूज बढ़ रही हैं, ठीक है, वैसे वैसे आपकी वाई वैल्यूज भी बढ़ रही हैं। समझ आ रही बात? जैसे जैसे देखो आप, अगर आप हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हो, आप वर्टिकली भी अपवर्ड की तरफ जा रहे हो। देखो ना, पहले ये थे, ये देखो एक्स बढ़ रहा है, एक्स के साथ साथ क्या बढ़ रहा है? वाई भी बढ़ रहा है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन क्या हो रहा है? बिटवीन ए एंड बी। तो मैं एक चीज यहां लिखूंगा कि बिटवीन एक्स इज इक्वल्स टू ए एंड एक्स इज इक्वल्स टू बी हमारे पास क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है भाई? इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है, ठीक है। और इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब पता है क्या होता है? कि dy बाई dx जो है वो याद रखो ग्रेटर देन क्या होगा? जीरो होगा। तो ये पहली आपको चीज याद रखनी है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन में ये बात हो रही है कि dy बाई dx ग्रेटर देन क्या होगा? जीरो होगा। अच्छा, मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान, पहले मिनिमम देन मैक्सिमम, इसको ऐसे याद रखो कि पहले मिनिमम आया, अब मिनिमम से आप मैक्सिमम जाओगे तो आप अपवर्ड जाओगे, मतलब आप इंक्रीज करोगे। तो इंक्रीज का मतलब क्या? कि इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो इंक्रीजिंग फंक्शन यानी कि dy बाई dx ग्रेटर देन जीरो। अरे नहीं समझ आई ये बात? ठीक है, इस तरीके से ये आपकी पहली बात हो गई। अब दूसरी बात क्या हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अज्यूम करो कि अगेन अगर आपके पास एक y एक्सिस है, ठीक है, और एक मिनट इसको जरा ब्लैक से हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है। ओके, सो दिस इज द y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। और अब फंक्शन कुछ ऐसा नजर आ रहा है आपको, ये देखना जरा और से। तो अब अगर आप देखो तो पहले आपके पास क्या आया? पहले आपके पास ये पॉइंट जो है इसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि ये पॉइंट आपके पास बी है और ये पॉइंट आपके पास ए है, कुछ भी कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अब देखो टेंजेंट कैसी बन रही है? आपको पता है हॉरिजॉन्टल बनेगी, इस पॉइंट पर भी हॉरिजॉन्टल बनेगी। x इज इक्वल्स टू ए आपका अगेन मिनिमम है, x इज इक्वल्स टू बी मैक्सिमम है। लेकिन इस बार पहले मैक्सिमम आ रहा है फिर मिनिमम आ रहा है। तो मैक्सिमम और मिनिमम पे, यानी कि देखो एट x इज इक्वल्स टू बी, इस पॉइंट पे x इज इक्वल्स टू बी एंड एट x इज इक्वल्स टू a, दोनों में dy बाई dx क्या होगा? दोनों में dy बाई dx तो जीरो ही होगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, चाहे वो मैक्सिमम हो या चाहे वो मिनिमम हो, दोनों में dy बाई dx क्या होगा? इक्वल्स टू जीरो ही होगा। लेकिन इन पॉइंट्स के दरमियान अगर मैं देखूं, इन पॉइंट्स के दरमियान अब जरा देखना है x इज इक्वल्स टू एन एक्स इक्वल्स टू बी। अब ये सब अभी फिलहाल मैं मिटा रहा हूं, लेकिन इन पॉइंट्स के दरमियान अगर आप लोग नोटिस करो, इस पॉइंट के दरमियान, इस पॉइंट, ये देख रहे हो, ये बहुत सारे आपके पास पॉइंट्स है।
अब जैसे जैसे अगर आपके पास x बढ़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे मैं b से a की तरफ जा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे a ग्रेटर देन b है, a की वैल्यू ज्यादा है, a बाद में आ रहा है, पहले b आ रहा है। तो जैसे जैसे मैं x को बढ़ाते जा रहा हूँ, वैसे वैसे देखो मेरा y वैल्यू क्या हो रही है, अरीब चेक करो, डिक्रीज हो रही है, जबरदस्त अरीब। तो बताओ ये कौन सा फंक्शन कहलाया गया फिर ये? समझ आई, जबरदस्त। तो ये हम बात बोलेंगे। और यहाँ पे हर पॉइंट पे अगर आप देखो, हर पॉइंट पे तो टेंजेंट देखो ऐसी बन रही है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हर पॉइंट पे ग्रेडियंट क्या है, हर पॉइंट पे ग्रेडियंट ऑफ द कर्व क्या कहते थे, ग्रेडियंट ऑफ द कर्व को dy बाय dx कहते थे। और ये हर पॉइंट पे देखो मैं छोटी छोटी टेंजेंट्स बना रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ब्लैक कलर की है, आपको नजर नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि बिटवीन x इज इक्वल्स टू बी एंड x इज इक्वल्स टू a। अब आपके पास पता है क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे। और डिक्रीजिंग फंक्शन का क्या मतलब होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है डेट dy बाय dx जो होगा वो क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की मैंने बात करी। तो कहीं पर भी अगर आपसे वो बोले कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x निकालो जहां पे dy फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो समझ जाना, नहीं नहीं नहीं, x इक्वल्स टू a है ना, दोनों x वैल्यूज के दरमियान देख रहे हैं। देखो फंक्शन किसे कहते हैं एक्चुअली, देखो फंक्शन जो होता है ना आपके पास, फंक्शन फंक्शन एक्चुअली हम कहते हैं y वैल्यू, ये बात याद रखो। तो आप इसको ऐसे समझो कि x इज इक्वल्स टू b और x इज इक्वल्स टू a के दरमियान बताओ y वैल्यू इंक्रीज हो रही है, y वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, समझ आई बात। फंक्शन किसको कहते हैं, देखो फंक्शन हम कहते हैं f ऑफ x को, किसको कहते हैं फंक्शन, या फिर हम मैंने बताया ना f ऑफ x की जगह y लिख दो, तो y इटसेल्फ आपका एक फंक्शन है, सही है। तो डिक्रीजिंग y और इंक्रीजिंग y आप इसको ऐसे भी कह सकते हो। तो या फर्स्ट एग्जांपल में बिटवीन x इज इक्वल्स टू a एंड x इज इक्वल्स टू b देयर वाज एन इंक्रीजिंग y, क्योंकि जैसे जैसे आप a से b की तरफ जा रहे थे y इंक्रीज हो रहा था, b से a की तरफ जा रहे हो y डिक्रीज हो रहा है, तो फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, समझ आई बात। तो अगर फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, मेन पॉइंट आपके पास यहाँ पे ये है कि dy बाय dx इधर सेकंड केस में इट इज लेस देन 0, फर्स्ट केस में इट इज ग्रेटर देन 0, दैट्स इट। समझ आ गया एनी क्वेश्चन। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट है जो मैंने आज की क्लास में आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब इसके पास है इसी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, आमना समझ आई सारी बातें, यस आमना इधर, यस सर। आसान लग रहा है ये, इजी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यस फंक्शन। यस सर, ये तो इजी है। इसके ये चैप्टर ऑलमोस्ट आपको पता है कॉन्सेप्ट सारा हो गया इसका, मैंने करवा दिया। अब इसके अंदर छोटी मोटी चीजें हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला बस आगे अभी हम देखेंगे। ये देखो जैसे कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या कवर कर लिया, मैं आप लोग को बता देता हूँ। स्टेशनरी पॉइंट कवर कर लिया, नेचर के बारे में कवर कर लिया है, मेन डिफरेंशिएशन यही है इसके अंदर, ठीक है। ये देखो बाकी जो एप्लीकेशन, हाँ एक चीज है रेट्स ऑफ चेंज, ये हमें पढ़नी है, इसका जरा थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैंने आपको अभी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ा दिया, ठीक है, ये अभी हमने कर दिया। अच्छा अब आपके पास इक्वेशन, अच्छा हमने शुरू के 3 कर दिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालना आ गई है, नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालो, टेंजेंट इक्वेशन कैसे निकालो, नहीं याद आ रहा हो तो वीडियोस अपलोड कर दिए, उसमें से देख लेना। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन अगली चीज है, फिर रेट्स ऑफ चेंज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, तो मैंने आप लोग को पहले ये करवा दिया, ठीक है। तो पहले इसके पास पेपर्स पहले देख लो, या आप लोग, तो ये आप इस तरह के आपके पास अब क्वेश्चन आएंगे। इसका मैं, अच्छा अरे तुमने क्वाड्रेटिक्स नहीं पढ़ा होगा ना, क्वाड्रेटिक्स पढ़ना पड़ेगा इसके लिए थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी होती है। अभी नहीं, क्वाड्रेटिक्स तरीके से पहला चैप्टर तो मैं क्वाड्रेटिक्स ही कराऊंगा P1 का, ठीक है यार। हम फिर एक काम करते हैं, हम लोग वो स्टार्ट करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये जो थर्ड कॉन्सेप्ट है ना इसका, यहाँ पे ये देखो कौन सा वाला, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो अभी ये इसके बारे में कॉन्सेप्ट जरा देख लेते हैं। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को याद रखो, इसकी रिकॉर्डिंग भी अपडेट हो जाएगी जब मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, तो प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना जो अभी अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। यार एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन अब क्या चीज है, थोड़ा सा कनेक्ट करना आ रही, फिजिक्स ओ लेवल्स पढ़ी, क्या ग्रेड था, क्या ग्रेड था भाई, कोई बात नहीं, मेरा भी सी था, ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में ए आया था, सही। तो मैं फ्लेक्स मार्क्स, मुझे ने बताया हुआ था मेरे बारे में ना, ए लेवल्स में ए मारा था मैंने, ये भाई ईगो हर्ट हुई थी मेरी बहुत टाइट वाली ना, बहुत लोगों ने मुझे बोला था, सर ने बोला था, चैलेंज दिए थे यार बहुत लोगों ने। मैंने बोला मुझसे कर रहे हो, मैंने कहा जाओ, मैंने कहा अपना, मैंने क्योंकि मैंने उन सबको छोड़ दिया था, मैंने कहा था मैं नहीं पढ़ा आप लोगों से, इतना बड़ा चैलेंज। तो मैंने बोला कि मुझे जिंदगी में पहली दफा सबसे अच्छा फिजिक्स समझ में आया था यूट्यूब से आया था, और यूट्यूब का चैनल भी है मेरे पास ना, मैंने आपको शायद बताया था इस बारे में, बस मैंने वहां से पढ़ा था। और मैं
अपनी रूटीन बनाकर फिजिक्स 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 इतना फिजिक्स में इन्वॉल्व हो गया था कि एक टाइम ऐसा वो मैथ से अच्छी मुझे फिजिक्स लगने लग गई थी। हालांकि फिजिक्स यार मैंने जब पढ़ा मुझे समझ में आया। अभी आप लोग M1 वाले कोई स्टूडेंट नहीं है ना मेरे पास, सारे S1 वाले। जब M1 पढ़ोगे ना तुम लोग को पता चलेगा कि दिमाग क्या लग रहा है फिजिक्स के अंदर। आप लोग अगर आमना आपके पास तो एस फिजिक्स नहीं है शायद। नहीं सर। अफसोस। फिजिक्स होता ना फिर आप असल पता चलता है कि फिजिक्स इज द किंग। आप कॉमर्स स्टूडेंट हो आई गेस, है ना? यस। हाँ, कौन कौन से सब्जेक्ट्स लिए हैं दूसरे? बिजनेस और दूसरे बिजनेस लिया हुआ होगा और दूसरा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत डिफिकल्ट है भाई, मैंने सुना है इकोनॉमिक्स है डिफिकल्ट। इकोनॉमिक्स कैसा लगता है आपको? कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। हो जाता है वैसे भाई। सही है बट लाइक इतना वो नहीं है, मुझे साइंस से बेहतर ही लगता है फिर भी। अच्छा, मतलब ओ लेवल में साइंसेस था। यस। अच्छा, ओ लेवल और फिजिक्स कैसा लगता था? हाँ, ओ भाई इंसान बन के फिजिक्स दे दे। एक और फिजिक्स। हाँ। फिजिक्स केमिस्ट्री से तो बेहतर ही लगता था, फिजिक्स में फिर भी मजा आता था। फिजिक्स मुझे केमिस्ट्री से सख्त नफरत है। केमिस्ट्री सेम। केमिस्ट्री एक ऐसा वाहिद है जो मैंने बोला था नहीं ये मेरे बस का नहीं है भाई, ये हटाओ इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स। आज तक मुझे समझ ही नहीं आया ये होते क्या है। मेरा सी मेरा फिर उसमें भी सी था ना। तो अबे टीचर पे भी डिपेंड करता है, यहाँ मार्केट में अच्छे टीचर्स नहीं है। मैंने गाजी हसन से ही पढ़ा है। वो ओ लेवल्स का बहुत बेहतरीन टीचर है। एक मिनट यार म्यूट कर दूं, अपलोड करूंगा। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन अब क्या चीज है देखो। यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अच्छा, इसके अंदर अब थोड़े शेप्स आएंगे आपके पास, ठीक है? और वॉल्यूम भी आएगा, लेकिन वॉल्यूम एज सच वॉल्यूम फाइंड आउट करने को नहीं आएगा ना, एरिया फाइंड आउट करने को आएगा। वो बात हम करेंगे इंटीग्रेशन पे, ठीक है? यहाँ पर अब आप लोग एक चीज नोटिस करो कि लेट सपोज मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, थोड़ा कनेक्ट करूंगा मैं चीजों को। देखो, अगर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन लिखा हुआ है। अब अगर मैं आपको बोलूँ कि यार डी वाई बाई डी एक्स निकालो, आप लोग बोलोगे सर बहुत सिंपल है, डिफरेंशिएशन कर लो, ये क्या हो जाएगा? टू एक्स माइनस टू। ये इसकी डिफरेंशिएशन निकल जाएगी, ठीक है? अच्छा, ये चेंज इन y अपॉन चेंज इन x क्यों कर रहा हूं मैं? इसको dy बाई dx क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास इक्वेशन है y इन टर्म्स ऑफ x। तो यहां मैंने क्या किया, यहां मैंने किया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x किया है मैंने x वेरिएबल्स के साथ वो वाला काम किया है कि पावर गोज डाउन, पावर माइनस वन। अब लेट सपोज अगर मैं आपको ये कहूं कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यही चीज यही सेम इक्वेशन लिखो, और यहां पर अगर लेट सपोज मैं आगे लिख दूं प्लस a क्यूब लिख दूं, और अगर मैं आपसे पूछूं कि अब इसका dy बाई dx क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे कि सर एक्स स्क्वायर है, टू एक्स माइनस टू प्लस वन तो जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक बच्चे बहुत मिस्टेक करेंगे कि वो बोलेंगे सर आगे लिखेंगे प्लस थ्री ए स्क्वायर, जो कि गलत है। क्योंकि ए क्यूब पता है क्या है? ये इंटायर चीज पता है क्या है? ये इंटायर चीज कांस्टेंट है। क्योंकि आप यहाँ देखो, आपने डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? dy बाय, तो x वाले वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो, जीरो ही हो जाना है इसका मतलब। क्योंकि इसके अलावा जितने भी अल्फाबेट्स है ना, वो सब आपके पास कांस्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, ये देखना आमना गौर करना इस चीज को, कि जैसे अगर y इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस वन अपॉन के लिखा हुआ है, मैं बोलूं ये dy बाई dx करके दिखाओ, तो उसका dy बाई dx क्या आएगा आपके पास? के स्क्वायर की डिफरेंशिएशन जीरो होगी, क्योंकि यहाँ कहीं तुम्हें x नजर नहीं आ रहा। वन अपॉन के ये भी पूरा कांस्टेंट है, तो इसका ओवरऑल dy बाई dx जीरो ही निकलेगा। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि dy बाई dk निकाल के दिखाओ, तो अब डिफरेंशिएट कर रहे हो, लेकिन अब विद रिस्पेक्ट टू के कर रहे हो। तो अब ये हम कह सकते हैं कि x की जगह k आ गया है, और विद रिस्पेक्ट टू के अब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? यहाँ पे तो आप कहोगे कि सर टू के और फिर ये प्लस के माइनस वन ऊपर चला जाएगा, फिर वही रूल हम अप्लाई करते रहेंगे, पावर गोज डाउन, पावर माइनस वन। ठीक है, समझ आई यहाँ तक बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब लेट सपोज अगर एक इक्वेशन ऐसे लिखिए दैट a इज इक्वल्स टू, अब y की जगह a आ गया है, तो a इज इक्वल्स टू, अब देखना जरा यहाँ पे मैंने लिख दिया a इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x, अपनी तरफ से मैं ऐसी इक्वेशन लिख रहा हूँ माइनस वन। तो अब ये डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगी, लेकिन ये क्या होगा? dA बाय dx हो जाएगा, क्योंकि देखो y की जगह क्या आ गया है? a आ गया है। तो ये डिफरेंशिएट ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x हो रही। पहले डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x हो रही थी, क्योंकि y इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ था,
लेकिन यहाँ पे y की जगह a आ गया है, तो चेंज इन a अपॉन चेंज इन x होगा। चेंज इन a अपॉन चेंज इन x का मतलब dA अपॉन dx, डिफरेंशिएशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट से हो रही है। मेरी बात क्लियर हुई यहाँ तक? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों ने अब ओ लेवल फिजिक्स थोड़ी सी अगर पढ़ी है ना, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा। अगर हमारे पास लेट सपोज y एक्सिस पे क्या होती थी, वेलोसिटी होती थी, रिमेंबर x एक्सिस पे होता था टाइम होता था, ग्रेडियंट स्पीड ग्रेडियंट नहीं ना, वो यहाँ का ग्रेडियंट क्या होगा, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। तो लेट सपोज अगर आपके पास मैंने कहा कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, अज्यूम करो कि, या मैं अभी स्ट्रेट लाइन कुछ भी नहीं बना रहा, अज्यूम कर लो कि, बल्कि चलो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये कुछ आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा कनेक्ट करूंगा। लेट सपोज अगर ये क्या होता, ये v की जगह y होता, क्या होता v की जगह, बस मतलब हाँ v की जगह y, और x एक्सिस में जहां मैंने t लिखा था, मतलब टाइम लिखा था, यहाँ पर अगर मैं x लिखूं तो इस टाइम की इक्वेशन किस फॉर्म पे होती, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c होती। ऐसे होता कि नहीं होता, ठीक है, जहां m ग्रेडियंट है। लेकिन अगर मैं y की जगह v लगा दूं और x की जगह क्या लगा दूं, t लगा दूं, तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y की जगह क्या लगा दोगे आप, x की जगह क्या लगाओगे, t लगा दोगे, ऐसे ही है, समझ आई, और आगे प्लस c लिखा हुआ है। और मुझे एक बात आप लोग ये बताओ, ग्रेडियंट क्या होता था वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, अभी आपने बताया एक्सेलरेशन, तो m की जगह क्या लगाते थे, a लगाओगे, ठीक है, ऐसा ही है। तो हम कहते थे at। अब c क्या है, c पता है क्या होगी, c ये होगी जो कि आपकी क्या कहलाई जाती थी, इनिशियल स्पीड एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, इनिशियल स्पीड जिसको हम u से कहते थे। तो ये इक्वेशन आपने ओ लेवल से भी देखी होगी कि v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ये नहीं देखी थी हमने, देखी थी कि नहीं देखी थी ये वाली इक्वेशन अपने ओ लेवल्स पे? अगर नहीं देखी थी तो पता है, मैं अभी इसको चेंज कर देता हूँ, v माइनस यू अपॉन टी, ये देखी थी। अब आमना आमना ये देखी थी, यस सर, देखी भी है। तो वो यही इक्वेशन, एक्सेलरेशन का के क्वेश्चन है। एग्जैक्टली जब हमें एक्सेलरेशन निकालना होता था क्या करते थे हम लोग, कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, तो ये चेंज इन टाइम कहलाया जाएगा वैसे, ठीक है। और ये क्या कहलाया जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी। तो हम इसको कहते थे कि भाई ये क्या है, dv अपॉन dt, dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, और ये क्या है, चेंज इन टाइम। समझ आ रही मैं कह रहा हूँ ना? इस अगर नहीं समझ आ रहा कोई मसला नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग को ये, यानी कि dv बाई dt अगर नहीं समझ आ रहा, ये तो समझ में आया ना कि यार किस तरीके से मैंने एक्सेस को चेंज किया, ग्रेडियंट क्या बन रहा है। तो डिफरेंशिएट यहां पर पता है क्या हो रहा है, डिफरेंशिएटिंग v विद रिस्पेक्ट टू t। कहने का मकसद ये कि अगर आपके पास, अब इधर देखो जरा, लेट सपोज अगर मैं ये कह दूं कि अगर आपके पास अब ये लिखा हुआ है डैट v इज इक्वल्स टू, ये देखना जरा, a, हाँ ये एक मिनट, 2a स्क्वायर प्लस 3a हो गया, और आगे प्लस 1 लिखा हुआ। लेट सपोज a आपका एरिया है, कुछ भी होगा वो आपको क्वेश्चन में बताएगा कि a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे dv अपॉन da करेंगे। समझ आई बात, क्या करेंगे, dv अपॉन da करेंगे, क्योंकि y की जगह v आ गया है, x की जगह आ गया है a आ गया। क्योंकि आप इसको ऐसे देखो कि ये इक्वेशन कैसी है, v इन टर्म्स ऑफ a, पहले इक्वेशन कैसी होती थी, y इन टर्म्स ऑफ x, तो डिफरेंशिएट करके क्या निकलता था, dy बाय dx निकलता था। यहाँ क्या आ गया, y की जगह v आ गया है, x की जगह क्या आ गया, a आ गया है, तो ये dv बाय da हो जाएगा। समझ आ रही है? तो ये एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन आपके पास है, इस तरीके से होती है, आपको समझ आ रही है? इसकी यहाँ पर एक एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर अज्यूम करो, अब अगर आपके पास एक 3D शेप आ गया जिसको हम कह रहे हैं कि ये क्या है, एक मिनट, या आपके पास एक ये क्यूब है लेट सपोज, ठीक है, ये क्यूब है, और क्यूब की साइड क्या है, x, एक साइड x है, और क्यूब की सारी साइड सेम होती है। जैसे स्क्वायर की सारी साइड सेम होती तो क्यूब की भी सारी साइड सेम होगी। तो ये x, जैसे एक डाइस ले लो, तो डाइस की सारी साइड सेम होगी, डाइस क्यूब के शेप में, तो ये x है, ये x है, ऊपर वाली साइड भी x है, ये भी x है, ये भी x है, सारी साइड्स आपके पास क्या है, x है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम किस तरह निकालते थे, रिमेंबर, हाँ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय एच, यानी कि ये साइड और ये साइड आप मल्टीप्लाई कर देते थे, वॉल्यूम निकालते ना, ओ लेवल्स में पढ़ा था हम लोगों ने। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आप सारी साइड्स बराबर है, तो ये क्या हो गया, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, तो ये v इज इक्वल्स टू क्या हो गया, x क्यूब। अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो बताओ ये क्या निकाल के देगा मुझे, dv बाय dx निकाल के दे देगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, ये मुझे dv बाय dx निकाल के दे रहा है, क्लियर, क्योंकि y की जगह v आ गया है, x और x जगह तो वो x ही है। तो ये डिफरेंशिएट v, यानी कि डिफरेंट, यू आर डिफरेंशिएटिंग वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dv बाय dx विच इज
3x²। उसके अलावा अगर लेट सपोज अगर आगे प्लस h लिखा होता ना, लेट सपोज ऐसी इक्वेशन होती, तो h को हम जीरो कर देते, क्योंकि h तो कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट जिस वेरिएबल के साथ कर रहे हो उसके अलावा जो चीजें आ रही है वो सब क्या है, वो सब कांस्टेंट है। आमना नहीं समझ आया यहां तक? क्लियर? एनी क्वेश्चंस? नहीं सर, आ गया। अब क्वेश्चंस पता है कैसे आएंगे एप्लीकेशन और डिफरेंशिएशन के? आपको फर्स्ट पार्ट में इक्वेशन बनानी होगी, ठीक है, सेकंड पार्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो चलो अब इसके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट कह रहा हूं ना, कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आप लोगों को, ज्यादातर अब क्वेश्चंस आएंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन अब जरा देखना क्या बात होगी। यहाँ पे इक्वेशन बनानी पड़ेगी, वॉल्यूम सबके याद रहनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि ये देख रहे हो, ये क्वेश्चन नंबर 1 कौन आ गया अब आपके पास, और से देखना, ये मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। इसके क्वेश्चंस आजकल आ नहीं रहे हैं। देखो लास्ट टाइम कब आया था, क्योंकि ये लेटेस्ट वेबसाइट है, 2019 में आया था, लेकिन आ सकता है। हाँ यार, नहीं ये कहाँ का है यार, ये मेरे मेरे ख्याल से पता नहीं, क्योंकि हम लोगों ने सदर से, ये आज से 2022 पुराना है काफी, लेकिन है बड़ा सॉलिड है। हमने अपने कजन की शादी में, हाँ। अरे तुम करते हो कुर्ते उड़ते साथ, मुझे चाहिए रमजान के लिए, तुमसे कांटेक्ट करूंगा मैं, ठीक है। ऑन सीन है। अच्छा तुम ही ला के देते थे वो? ठीक है ठीक है, तो चलो तुमसे मैं, हालांकि मैं कुर्ता शलवार ना पहनता नहीं हूँ, मेरी अम्मी बहुत मुझ पर गुस्सा करती, कुर्ता शलवार क्यों नहीं पहनते हो, पहनते हो। मैं जुम्मे भी पहन स्वेट शर्ट वगैरह या फिर शर्ट वर्ट वगैरह पहन के नमाज वमाज, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ, कलर मिक्स लगा ना इसलिए मैंने पूछा। नहीं ये बड़ा बेहतरीन कपड़ा है। क्वेश्चन सबसे पहले गौर से पढ़ना आ रही, और हर क्वेश्चन की टेक्निक्स यही होंगी, ठीक है। क्या कह रहे, देखो फर्स्ट पार्ट में एक आपको सॉलिड कोन नजर आ रहा है, जिसकी स्लांट हाइट कितनी है, 15 वर्टिकल हाइट कितनी है, एच है। एच। यहाँ से लेके यहाँ तक, भले आप इस हाइट को ऐसे एज्यूम करो, ठीक है, कि ये हाइट एच हो, ठीक है। विद अ स्लांट हाइट ऑफ 15 एंड अ वर्टिकल हाइट ऑफ एच, ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शो दैट वॉल्यूम ऑफ द कोन इज गिवन बाय, देखो वॉल्यूम ऑफ कोन ये शो करना है आपको। अब आप बोलोगे कि सर हमने तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये पढ़ा है, ये कौन सा फॉर्मूला है? कह रहे शो दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन इज गिवन बाय 1/3 पाई 225 h माइनस एच क्यू। तो सर हमने तो वॉल्यूम ऑफ कोन ये पढ़ा है कि v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हमने तो ये पढ़ा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि द वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ रेडियस आर, रेडियस किसको कहते हैं? कोन पे आप लोग को पता है ना कि ये सर्कुलर, आपके पास एंड में कौन सी सर्कुलर होता है, सर्कुलर बेस है आपके पास, यहां से लेके यहां तक क्या होता है आपके पास, रेडियस होता है। अरे यहां तक समझ आया? क्लियर? एनी क्वेश्चंस? ठीक है। अब हमने तो वॉल्यूम ये पढ़ा है, अब आप बोले कि सर ये तो वॉल्यूम है, तो ये हमें शो करना है। कैसे आप शो करोगे? ठीक है, हमें ये शो करना है। हमारे पास है क्या? हमारे पास ये है, ठीक है, मैंने टिक बनाया, हमारे पास ये वॉल्यूम है। हमें ये वॉल्यूम शो करना है। हमें शो क्या करना है? हमें यहां से वॉल्यूम को इस तरफ लेके जाना है, इस तरफ, डैट v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई 225 h माइनस एच क्यू, ये हमें शो करना है। ऐसा ही है, बिल्कुल समझ आ रही सारी बात? तो किस तरह अब हम शो करेंगे? आ जाओ शेप में दोबारा। मैंने ऐसा बताया कि आर ये है, ये क्या हो जाएगी आपके पास, वर्टिकल हाइट हो जाएगी। समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये एच है, यहां तक कोई मसला? अच्छा अरीब मुझे एक बात बताओ, अगर ये आर है तो ये क्या चीज कहलाई जाएगी? ये भी आर होगा। एक्सीलेंट, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है मेरे पास? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक, तो आपको एक कनेक्शन बनाना है एच और आर के दरमियान। यहां पर कैसे बनाओगे? ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है, इसमें क्या करोगे? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको एक इक्वेशन कनेक्ट करनी है एच और आर के साथ। तो एक ही तरीका है कि हमारे पास, हमें क्या नजर आ गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ गया, तो उसमें क्या अप्लाई कर दोगे? पाइथागोरस थ्योरम। और वो कैसे होगा कि, यानी कि आपको यही टेक्निक्स यूज करनी है। आपको किस तरह अपने डायग्राम पे फिगर आउट करना है कि हम किस तरीके से दो वेरिएबल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। दो वेरिएबल कौन कौन से इधर है? देखो आर है और एच है। समझ आ रही बात? तो यहाँ क्या हो जाएगा, अब जरा देखना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर, बेस आर है और वर्टिकल हाइट एच है। ये समझ आ रहा है? एनी क्वेश्चंस? तो ये 15 स्क्वायर होता है 225 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये समझ आ रही? अच्छा अगेन याद रखना कि हमारे पास वॉल्यूम क्या है? हमारे पास वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर है, जो बेसिक हमारा फॉर्मूला है। यहां तक क्लियर हो गया? आमना कोई मसला तो नहीं हो रहा? एनी क्वेश्चंस? नो सर।
अब देखो, नोटिस करो कि जो वॉल्यूम आपको शो करना है उसके अंदर दो वेरिएबल्स थे ना आपके पास, आर रेडियस एंड हाइट। तो जो आपको वॉल्यूम शो करना है उसके अंदर कहीं आर नजर आ रहा है आपको? नहीं नजर आ रहा। तो पता है इससे क्या मुझे मिला कि आर आर को सब्जेक्ट बनाना है मुझे, क्योंकि जिसको अगर आप सब्जेक्ट बनाते हो, लेट सपोज इधर देखना जरा, इफ y इज इक्वल्स टू x प्लस टू, इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल जरा देखना। और एक लेट सपोज इक्वेशन लिखी हुई है y माइनस टू एक्स इज इक्वल्स टू थ्री। लेट सपोज ये दो इक्वेशन है। अब अगर मैं इसमें ये y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, अगर मैं इसको इधर पुट करता हूँ y को इस वाली इक्वेशन पे, ये दो इक्वेशन है साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहा हूँ, तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, यहाँ मैं अगर x प्लस टू लिखूं y की जगह, तो मेरे पास देखो इंटायर इक्वेशन क्या हो गई इन टर्म्स ऑफ x हो गई। देखो ना, y x प्लस टू था, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, जब मैंने y को सब्जेक्ट बना के, ये इक्वेशन नंबर वन है, ये इक्वेशन नंबर टू है, जब मैंने y को सब्जेक्ट बना के फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन, जब उसको मैंने इक्वेशन नंबर टू पे पुट किया, तो मेरे पास सारी चीजें क्या आ गई इन टर्म्स ऑफ x आ गई। ऐसा ही है, बिल्कुल समझ आई सारी की सारी यहां तक बातें। तो यही काम अब मैं इधर करूंगा कि जब मुझे शो इंटायर चीज इन टर्म्स ऑफ h करनी है, तो दूसरा जो आपके पास अल्फाबेट है ना r रेडियस, उसको सब्जेक्ट बना लूंगा। कैसे बनाऊंगा ये देखो, 225 माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये बात समझ आई यहां तक? और फिर उसको हम अपने फॉर्मूले पे क्या करेंगे, इनपुट कर देंगे। अरे यहां तक कोई मसला? तो v इज इक्वल्स टू वन, अभी आपको कोई डिफरेंशिएशन नहीं करनी, ठीक है? तो 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पता क्या लिखोगे आप, 225 माइनस एच स्क्वायर लिख दोगे। यहां तक कोई मसला? आर स्क्वायर एंड डायरेक्ट आर स्क्वायर की जगह मैंने पुट कर दिया, और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, एच ही मल्टीप्लाई हो रहा था। समझ आए यहां तक? इस h को आप इस ब्रैकेट के इनसाइड मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 1/3 पाई, ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा 225h माइनस एच क्यूब। समझ आई? तो ये आपने शो कर दिया, वॉल्यूम शो कर दिया इन टर्म्स ऑफ h शो कर दिया। कैसे? इस रिलेशन से। ये कैसे रिलेशन मुझे पता चला, राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, ठीक है? तो ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट खत्म, बस ये करना था फर्स्ट पार्ट के अंदर। समझ आई यहां तक बात? नहीं है एनी क्वेश्चंस यहाँ पे? अब पार्ट बी के अंदर क्या करना है वो और करना। पार्ट बी, पार्ट बी के अंदर क्या करना है, क्या कह रहे हैं हमसे क्वेश्चन के अंदर कि गिवन दैट एच कैन वेरी, यानी कि हाइट चेंज हो सकती है, ठीक है? जिस तरह वहां पे dy बाय dx होता, वो चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होता था, चेंज इन x होता था ना वहां पे। तो यहां पर अब क्या कह रहे हैं कि हाइट चेंज हो सकती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ h, गौर से पढ़ो, फाइंड द वैल्यू ऑफ h फॉर विच v हैज अ स्टेशनरी वैल्यू। अगर इस क्वेश्चन को मैं ऐसे बोलता, h की जगह x होता, देखो ये इक्वेशन है, आप इसको ऐसे अज्यूम करो कि y की जगह क्या आ गया, v आ गया, x की जगह क्या आ गया, h आ गया। जबरदस्त। तो हम क्या करते थे, dy बाय dx करते थे। जब y होता था इधर y होता था, लेट सपोज अगर इधर x होता, तो y इन टर्म्स ऑफ x इक्वेशन है, आप dy बाय dx करते थे। लेकिन अभी y की जगह क्या आ गया, y की जगह v आ गया और x की जगह h आ गया। तो अब बताओ ये क्या होगा, dv बाय dh होगा। समझ आ रही बात है सारी यहां तक? एनी क्वेश्चंस? तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ h फॉर विच वी हैव स्टेशनरी वैल्यू। स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, क्या करते थे हम स्टेशनरी के लिए, बताओ? स्टेशनरी के लिए हम लोग dy बाय dx, हाँ सही कह रहे हो, dy बाय dx इक्वल टू जीरो कर, लेकिन अब यहाँ y की जगह क्या आ गया, dv अपॉन dh dh इक्वल टू 0। जबरदस्त, समझ आया? तो dv बाय dh करोगे यहाँ पे, इसका मतलब इस इक्वेशन के साथ हम dv बाय dh करेंगे और क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो कर देंगे। अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आमना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि h की स्टेशनरी वैल्यू, देखो कह रहे हैं ना, द नेचर फाइंड द वैल्यू ऑफ h फॉर विच v हैज अ स्टेशनरी वैल्यू। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y हैज अ स्टेशनरी वैल्यू, तो आप लोग dy बाय dx करते, इक्वल टू जीरो करके x की वैल्यू निकालते। ऐसे ही करते थे पहले, हम करते हुए आ रहे सारे स्टेशनरी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। लेकिन अब यहाँ x की जगह क्या आ गया, h आ गया, y की जगह क्या आ गया, v आ गया। तो हम dv बाय dh कर रहे हैं और dv बाय dh को इक्वल कर रहे हैं जीरो के। तो चलो डिफरेंशिएट करो अब इसको पहले। अच्छा एक बात याद रखना, पाई कांस्टेंट है। अच्छा मतलब वो पाई की, अरे पाई की वैल्यू क्या होती थी, 3.142, तो ये कांस्टेंट है, तो पाई वेरिएबल नहीं, ये भी स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। सबसे पहला काम क्या करो, एक्सपेंड कर दो उसको, 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाय, पाई को पाई ही रहने दो, उसको 3.142 लिखने की जरूरत नहीं है। तो 1/3 पाई मल्टीप्लाई 225 से हो जाएगा, तो क्या होगा ये बताओ, 225 डिवाइड बाय 3 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आई थिंक 75 होगा ये, बिल्कुल 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाय 225 इज 75 पाई h, ठीक है? फिर 1/3 पाई मल्टीप्लाई बाय माइनस एच क्यूब से, तो कितना हो जाएगा, -1/3 पाई h क्यूब। समझ आई यहाँ तक बात? एनी क्वेश्चंस यहाँ पे?
अब करो डिफरेंशिएट डीवी बाय डी एच। तो डीवी बाय डी एच करो, बताओ। अच्छा एक बात याद रखना कि ये एंटायर चीज कांस्टेंट है, 75 पाई पूरा कांस्टेंट है। इसी तरीके से 1/3 नेगेटिव 1/3 पाई ये भी क्या है, ये भी कांस्टेंट है। तो अब आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो कि 75 पाई एच की डिफरेंशिएशन क्या होगी, या सरीफ क्या होगी, सोचो। 75 पाई एच की 0 हो जाएगी। नहीं नहीं, एच साथ है, एच वेरिएबल है। जैसे एक बात बताओ, 2x की डिफरेंशिएशन क्या होती थी? 1 ये 75 हो जाएगी। पाई क्यों हटा रहे हो? तो पाई मल्टीप्लाई हो रहा है साथ में, मल्टीप्लाई हो रहा है, ऐड नहीं। तो फिर एक काम करें, इसको 75 पाई करना। जबरदस्त। जिस तरह 2x की क्या होती थी बताओ, 2 होती थी। हाँ 2 अगर मैं आपसे बोलूं 1/2 पाई एक्स की क्या होगी, चलो इसकी बताओ। 1/2 पाई एक्स, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? 1/2 पाई। जबरदस्त, समझ आया। तो मुझे 75 पाई एच की क्या हो जाएगी? 75 पाई। नहीं आया समझ में? हाँ इसका करो। अब ये कैसे होगा, देखो इसके लिए क्या करते थे, 1/3 पाई कांस्टेंट है, पावर गोज डाउन, सो ये कितना हो जाएगा, 3 3 नीचे उतरा, 1/3 से मल्टीप्लाई हुआ, और ये पाई एच 3 में से क्या करोगे, -1 स्क्वायर करना। हो गया डिफरेंशिएशन, 3 भी 3 कैंसिल हो गया। सो योर डीवी बाय डी एच अब तरीके से पहले लिख देते हैं, फिर इक्वल कर देंगे 0 के। 75 पाई माइनस पाई एच स्क्वायर, समझ आई बात? एनी क्वेश्चन यहाँ तक? डीवी बाय डी एच को कर दिया 0, 75 पाई माइनस पाई एच स्क्वायर, पाई को हमने कॉमन लिया, ये हो गया 75 माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0, पाई डिवाइड हो गया, तो 75 माइनस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एच स्क्वायर इक्वल्स टू 75। समझ आया रही यहाँ तक? ये देखो आमना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही यहाँ पे? नो सर। अच्छा h जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस 75 आएगा। लेकिन एक बात बताओ, h क्या है, किसी चीज की लेंथ होती है क्या? कभी कोई लेंथ नेगेटिव होती है? नहीं। नहीं होती ना। तो h को आप पॉजिटिव 75 रूट ऑफ 75 ही लोगे, और पॉजिटिव रूट ऑफ 75 का मतलब होता है 5√3, इसको चेक कर लेना। तो ये क्या निकल गई, ये स्टेशनरी वैल्यू निकल गई किसकी, x का क्या आ गया था आपके पास, h आ गया था, तो ये स्टेशनरी वैल्यू किसकी निकल गई, h की निकल गई। नहीं आई बात समझ में? एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? आमना कोई मसला? तो यहां से हम अब आगे बढ़ जाते हैं। 75 या आपने निकाल दिया h की वैल्यू, तो हमारा ये वाला काम हो गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ h, हमने आधा काम कर लिया, ठीक है। अब नेचर निकालना है कि ये जो आपने स्टेशनरी वैल्यू निकाली है, बताओ कि ये मैक्सिमम है या फिर ये मिनिमम है। क्योंकि स्टेशनरी वैल्यू ऑफ x निकालते थे तो उसका नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते थे अरीब हम लोग? नेचर निकालने के लिए हाँ, क्या नाम है, कि ये मैक्सिमम है या फिर ये मिनिमम है, क्या? वो करते थे यार। अरीब यार मत बोलो ये चीज, तो प्रिवाइज करना था ना। क्या करते थे आमना, बताओ। नेचर निकालने के लिए कि ये मिनिमम है या ये मैक्सिमम है। पॉइंट देखते थे, पॉइंट। अबे नहीं ना, वो तो क्वाड्रेटिक में देखते थे तुम एक ही वैल्यू, और ये भी हिंट दे दी। सर D2 हाँ हाँ सही कह रहे हो। तो ये d2y अपॉन d2 ये क्या कहलाया जाता डबल है? डिफरेंस। अबे भाई क्या हो गया आपको यार? तो यहाँ पर क्या निकालोगे, जैसे आपने पहले वो ऐसे होता है ना, d2y अपॉन d, ये डबल डिफरेंशिएशन की सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ पे y की जगह क्या आ गया, y की जगह यहाँ पे आ जाएगा b। जबरदस्त। तो d2v अपॉन h की जगह क्या, x की जगह क्या आ गया? h आ जाएगा। समझ आई अब बात? बोलो नहीं इसको अरीब। वो सर फॉर्मूला याद था। तो डबल डिफरेंशिएट करोगे, तो पहली दफा डिफरेंशिएशन क्या आई थी, ये आपकी डिफरेंशिएशन आई थी, क्या आई थी, dv बाई डी एच। आप इधर लिख दो, दिस इज 75 पाई माइनस पाई एच स्क्वायर, डिफरेंशिएट करो। अब डबल डेरिवेटिव कैसे निकलेगा इसका, इधर जरा देखना। 75 पाई क्या हो जाएगा अरीब, क्या होगा 75 पाई, डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं, 75 पाई पूरा बता देना, पाई 0, जबरदस्त बेहतरीन हो गया अरीब। तो 0 माइनस पाई एच स्क्वायर की क्या हो जाएगी, पाई कांस्टेंट है, 1 वहाँ जाएगा। नहीं पहले, सॉरी 2 वहाँ। जबरदस्त। और 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस पाई से, पावर गोज डाउन, बाहर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई तो -2 पाई, और पावर में से क्या हो जाएगा 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो दिस इज 2 पाई एच। तो ये क्या निकल गया, डबल डेरिवेटिव निकल गया। बात समझ आई? एनी क्वेश्चन? अब h की किसके लिए मुझे निकालना था, 5√3 के लिए निकालना था। h की वैल्यू जो थी उसके लिए मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ता था कि यार ये मैक्सिमम है मिनिमम है, ये बताओ। तो अब आप यहां पर क्या करोगे, h की क्या लगाओगे, 5√3। तो बताओ इस एंटायर चीज का रिजल्ट जो मेरे पास आ रहा है क्या है, ये ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 है?
2 मल्टीप्लाई बाय अबे कहीं नेगेटिव साइन लगा हुआ है, नहीं तो ये तो होता है। ग्रेटर देन जीरो ही है ना इसका मतलब। तो ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या होता है, अब आप बोलोगे कि जो मेरी एच की वैल्यू निकली है बिल्कुल एक्स और वाई वाले काम हो रहा है यहाँ पे, बस वेरिएबल चेंज होगा यहाँ पे, वाई की जगह वॉल्यूम एक्स की जगह एच आ गया। तो इसका मतलब कि ये जो मेरा स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एच निकली थी, ये कौन सी स्टेशनरी वैल्यू ऑफ एच निकली, क्या ये मिनिमम है या मैक्सिमम है? ये minimum। मिनिमम हो जाएगा, समझ आई। अच्छा ये मैंने एक्स लिख दिया यहाँ पे, सॉरी, ये आपके पास होगा v और ये आपके पास होगा h। तो हम कहेंगे कि डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो आ रहा है जब मैं h की ये स्टेशनरी वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है, अपने डबल डेरिवेटिव के एक्सप्रेशन पे। तो ग्रेटर देन जीरो का रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस वैल्यू पर मुझे ये स्टेशनरी वैल्यू निकली है, तो इसका मतलब ये कौन सी स्टेशनरी वैल्यू हो गई, मिनिमम होगा। हो गया आपका पूरा 5 मार्क का सवाल, समझ आया? बहुत आसान चीज है ये, बस आपको करना है ये फर्स्ट पार्ट में आपको इक्वेशन खुद से बनानी है जैसे मैंने बनाई आप, सेकंड पार्ट में उसको डिफरेंशिएट करना है सही। और डिफरेंशिएट करके आइडेंटिफाई करना है कि यार ये मैक्सिमम है या फिर ये मिनिमम है, वही रूल लगेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैक्सिमम मिनिमम, डबल डिफरेंशिएट करके। नहीं आया समझ में? आता क्लियर हो गया, सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया? ये है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। अभी इसके हम आंसर को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखो मैक्सिमम आया था, 5√3 निकला था, डबल डेरिवेटिव किया, ये निकला आपके पास। अच्छा मैक्सिमम आ रहा है मेरे पास, बॉस यहाँ पे कोई मसला हो रहा है, मेरे पास मिनिमम आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम दे रहा है, कोई सिली मिस्टेक तो हमने नहीं करी? एक मिनट देख लेते हैं, या तो साइंस की मैंने यहाँ पे, एक मिनट जरा दोबारा इसको चेक कर लेते हैं। अरे हाँ ना यार ये, अबे ये माइनस को भूल गए, जीरो माइनस लिखा था ना, तो फ्रंट में माइनस लिखना भूल गए। ये देखो ये सिली मिस्टेक्स हो रही है मुझसे। तो ये लेस देन जीरो करोगे इसको। अरे माइनस यहाँ पे जब मैंने डबल डेरिवेटिव करा था ना, तो माइनस यहाँ था ना, ये देखो ये माइनस 75 पाए तो जीरो हो गया, टू नीचे उतरा, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस पाए से, तो ये -2 पाए होगा ना, माइनस फ्रंट पे लिखा हुआ है ना, तो माइनस का मतलब क्या हो जाएगा कि इंटायर चीज लेस देन जीरो होगी। तो लेस देन जीरो का मतलब कि इस वैल्यू पर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन जीरो आ रही है, तो उसका मतलब कि ये मैक्सिमम आ रहा है। ओके क्लियर हो गया? तो थोड़ी सिली मिस्टेक्स बस हमें अवॉइड करनी है, बाकी सब चीजें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आप एनी क्वेश्चंस यहाँ पे, कोई मसला? अरीब कोई प्रॉब्लम, आमना कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? तो ये है बस एप्लीकेशन। नो सर। अब जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, अब इसमें डायग्राम नहीं बना के दी, डायग्राम हम लोग खुद से अब देखना बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी तो मैं या अल्लाह ये निकला, ये तो मैंने बोला पता नहीं क्या आ गया एकदम से, लेकिन आसान चीज है, क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि ये जरा सवाल देखना, गौर करना, हॉरिजॉन्टल बेस ऑफ अ सॉलिड प्रिज्म, अब बेस कह रहे हैं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब शेप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यार आपके पास बेस है ना किसी भी चीज की, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये क्यूबॉइड है, लेट्स सपोज, यहाँ पे पहले एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, कि अगर आपके पास एक क्या होता, अगर एक क्यूबॉइड होता, तो देखो ये क्यूबॉइड है, तो अब इसकी बेस कैसी है बताओ? इसकी एक स्क्वायर बेस है, ठीक है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल इसको अगर वर्टिकल लिखो तो वर्टिकल ये ऐसे होगा, एक तरह से आप इसको एक जैसे सिलेंडर होता है, सिलेंडर कैसे होता है, सिलेंडर ऐसे होता है आपके पास, ऐसे होता है सिलेंडर, तो उसकी बेस कैसी होती है, सर्कुलर बेस होती है। सिलेंडर को देखो ना, रिप सिलेंडर, जैसे फॉर एग्जांपल वो स्पीकर सामने नजर आ रहा है तो वो स्क्वायर बेस है, मींस इसकी बेस स्क्वायर है, ठीक है। इसकी बेस कैसी है सिलेंडर की, सिलेंडर की बेस आपके पास सर्कुलर बेस है, ऐसे, अबे यार एक मिनट, ये सर्कुलर बेस है, देख रहे हो यहाँ पे, समझ आ रही बातें सारी की सारी? तो ये बेस देखो ना, बेस कैसी है, सर्कुलर बेस है, ठीक है। आपने अगर उसको वर्टिकल में रखा हुआ तो नीचे सर्कुलर बेस, जैसे कोन को देखो, कोन, कोन की बेस कैसी है, सर्कुलर बेस है, समझ आ रही? सिलेंडर की बेस कैसी है, सर्कुलर बेस है। इस तरह से यहाँ पे क्यूबॉइड की कैसी है, स्क्वायर बेस है, समझ आ रही? ऐसे इस रूम को नोटिस करो तुम, स्क्वायर बेस। तो ये देख रहे हो रेक्टेंगुलर बेस है, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर आप इसको कह दो, ठीक है। समझ आ रही है यहाँ तक अरीफ, कोई मसला तो नहीं है? तो इसी तरीके से अब यहाँ क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर बेस कैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बेस है, तो उसका मतलब पता है कि बेस ऐसी होगी, ये देखो ये होगी बेस, ओके, ये समझ आ रही? एक मिनट, इस तरह रेक्टेंगुलर बेस, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की बेस है, देख रहे हैं? तो उसका मतलब कि ये आपके पास एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बनेगा कुछ इस तरह से, ट्रायंगुलर प्रिज्म पता है इस तरह से होगा, ये देख रहे हो, ये इस तरह से होगा, ये इस कुछ शेप समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे?
कुछ इस तरह का एक आपके पास 3D शेप बना हुआ। इसको ऐसे ऐसे अज्यूम करो कि ये ऐसा शेप है, बिल्कुल यूं और यूं। जैसे कि एक मिनट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बन रहा है आपके पास। जरा मैं यहाँ पे तुम लोग को सर्च करके भी बता देता हूँ कि दी ट्रायंगुलर, इधर देखना, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये देखो, जरा और करना, ये देखो कुछ इस तरह का। ये तो थोड़े अजीब टाइप के शेप, जैसे ये सबसे परफेक्ट है। एक मिनट, ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे आप, ये ट्रायंगुलर प्रिज्म। तो ये शेप आपके पास एक्चुअली बन रहा है। क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है यहाँ तक सारी बात? देखो हमने इसको रखा हुआ है ऐसे, तुम इसको अगर वर्टिकल पोजीशन में रहोगे तो ऐसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल वो स्पीकर है, अब मैं स्पीकर को अगर लेटा दूं तो तुम बोलोगे ऐसा रेक्टेंगुलर बेस है। समझ आ रही? तो ये इस तरह का। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? एनी क्वेश्चंस यहाँ तक, कोई मसला? ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से मैंने बना दिया, तो शेप कुछ ऐसा इस तरह का बनेगा। ठीक है, क्लियर हो गई? तो यहाँ पर इस तरह लाइंस ड्रॉ कर दो। समझ आई यहाँ तक सारी बात? अच्छा, थोड़ा सा डायग्राम को मैं इस तरह से बनेगा ये आपके पास। ठीक है, डायग्राम पे थोड़ा सा मैं कच्चा हूँ भाई, तो उसको जो है वो अच्छा, ये आप ऐसे समझना कि ये जो एक ट्रायंगल इस तरफ बन रहा है ना, ये ट्रायंगल दूसरी साइड भी बना हुआ है। जिस तरह एक क्यूबॉइड पे दो स्क्वायर्स बन रहे थे ना, जैसे सिलेंडर पे अभी आपको मैंने बताया था कि ये सिलेंडर तो दो तरफ सर्कुलर बन रही थी, तो इस तरह से भी ट्रायंगल दो तरफ बन रहे हैं। समझ आ रही है? आप ऐसे अज्यूम कर लो कि इस तरफ एक ट्रायंगल बन रहा होगा, एक मिनट, इस तरफ एक ट्रायंगल बन रहा होगा, और इस तरफ नीचे भी एक ट्रायंगल बन रहा होगा। समझ आ रही है आपने बात यहाँ पे? एनी क्वेश्चंस? ठीक है, तो हम कह रहे नो हैं कि सर, क्लियर है। क्लियर हो रहा है, वेरी गुड। अच्छा, ये इस तरह से सही है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया। दूसरी तरफ भी ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो मैं एक मिनट बना ही देता हूँ, बल्कि ना ये इसको ऐसे अज्यूम कर लो कि ऐसे दो ट्रायंगल्स बने। थोड़ी सी मैं कह रहा हूँ ना, डायग्राम इस तरह से बने, तो दो ट्रायंगल ऐसे बन रहे हैं। देख लो, जिस तरह इधर एक ट्रायंगल बन रहा है, उस तरह से इधर भी एक ट्रायंगल बन रहा हो। ओके, समझ आई सारी बातें? यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द साइड्स और इक्विलेटरल ट्रायंगल एक्स है भाई, तो इसका मतलब कि ये ट्रायंगल है, तो ये एक्स है, ये भी एक्स है, और ये भी एक्स। नहीं आया समझ में? अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है आपके पास? द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज एच। हाइट क्या होगी? हाइट आप इसका ये बोलोगे कि, चलो मैं लेकिन क्वेश्चन पूरा, द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज एच एंड द वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म इज 2000। तो हाइट ऑफ द प्रिज्म, अगर मैं लेट सपोज, जैसे कि हाइट ऑफ अगर सिलेंडर होता तो हाइट ऑफ सिलेंडर यूं होती, ये देखो, आपको पता है ना, हाइट ऑफ सिलेंडर यूं होती, ये होती हाइट। अगर मैं सिलेंडर को लिटा दूं लेट सपोज, तो ये ऐसे सिलेंडर बन रहा होगा, ये देखो, ऐसे बन रहा होता सिलेंडर, ऐसी है भाई, ये देखो, ऐसे सिलेंडर बन रहा होता। समझ आ रही? तो इसी तरीके से अब हम हाइट इसको बोल सकते हैं। समझ आ रही? क्लियर हुआ है? तो हाइट ये भी एच है, ये भी एच है। क्लियर हुआ? रही यहाँ तक आमना क्लियर हो रहा है? ये भी एच है, ये भी एच। क्वेश्चन यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही यहाँ पे? आमना समझ आया शेप नो किस सर। तरीके से बन रहा है? ओके, अब ये हमने डायग्राम बना, डायग्राम के मार्क्स नहीं है, डायग्राम्स हमने यहाँ पे जूम करके बनाया अपनी आसानी के लिए। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? अब एक्सप्रेस करो एच को in terms of x and show that the total surface area of the prism is given by this। ये देख रहे हो? लेकिन उससे पहले लास्ट लाइन पे उसने आपको एक चीज बताई थी कि वॉल्यूम किसके बराबर है? वॉल्यूम 200 2000 है। दोबारा देखो, वॉल्यूम, अब ये 3D शेप है ना बॉय, तो वॉल्यूम हमें निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो पहले देखो जिसका जिक्र हुआ है ना यहाँ पे कि वॉल्यूम दिया हुआ है, तो तुम सोचो यार वॉल्यूम का एक फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे। ठीक है, समझ आ रही है यहाँ तक बात? क्योंकि वॉल्यूम का जिक्र है, वॉल्यूम के जिक्र करने के बाद उसने आपको बोला है कि यार क्या निकालो? टोटल सरफेस एरिया निकाल दो। ठीक है, जैसे प्रीवियस सवाल पे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल सोचा था, तो राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या लगाया था? पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया था। तो इसी तरीके से इधर क्या देखा कि इधर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है और वॉल्यूम का जिक्र है यहाँ पे। तो पहले वॉल्यूम का जिक्र है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करो। वॉल्यूम का क्या होता था फॉर्मूला? आप लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, दैट वॉल्यूम इज एक्चुअली बेस एरिया टाइम्स हाइट। ये पढ़ा है कहीं पे? हाँ ये पड़ा है। पढ़ा है ना ओ लेवल्स पे, कि बेस, इनफैक्ट आपको पता है जितनी भी चीजों का, अगर आप क्यूबॉइड को भी देखो तो उसका भी यही फॉर्मूला होता है। हम लोगों ने अक्सर क्यूबॉइड के लिए ये पढ़ा है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपको पता है वो यहीं से डिराइव हुआ है। जरा गौर करना है यहाँ पे कि लेट सपोज के ये आकार आपका क्यूबॉइड बना देता हूँ यहाँ पे दोबारा से, ये देखो। ठीक है, ये देखना जरा, ये बन गया क्यूबॉइड। एक मिनट,
ये देखो बना दिया मैंने इस तरह क्यूबॉइड। अब याद है कि इसको हम एल कहते थे, इसको बी कहते थे, इसको एच कहते थे। तो हम कहते हैं ना कि सर एल मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय एच ये वॉल्यूम होता है। एक्चुअली पता है क्या बात हो रही होती है? वॉल्यूम का असल फॉर्मूला पता है क्या है? बेस एरिया टाइम्स द हाइट। तो पता है बेस, अब अगर मैं यहां से इधर जाऊं तो किस तरीके से जा सकता हूं, जरा गौर करना। लेट सपोज मुझे वॉल्यूम ऑफ वो नहीं पता, क्यूबॉइड नहीं पता, मुझे वॉल्यूम का बेसिक फॉर्मूला पता है, दैट इज बेस एरिया टाइम्स द हाइट। तो बेस देखो कैसी है, जबरदस्त। तो बेस का एरिया निकालो, जबरदस्त, समझ आया? तो बेस एरिया क्या होगा, पहले बेस एरिया निकालो कि बेस क्या है। एक आपके पास रेक्टेंगुलर बेस है, दिस विल बी लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, तो बन गया वो फॉर्मूला दोबारा। तो असल फॉर्मूला बेस एरिया टाइम्स हाइट ही होता है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, बेस एरिया, बेस एरिया क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, समझ आ रही है यहाँ पे? तो बेस एरिया आप ट्रायंगल, इसका एरिया निकाल दो, समझ आई बात? तो जो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अब उसका एरिया निकालो। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड सेम है, तो सारे एंगल्स भी सेम होंगे। तो भाई ये भी 60 डिग्री कहलाया जाएगा, ये भी 60 डिग्री कहलाया जाएगा, और ये भी 60 डिग्री कहलाया जाएगा। तो मेरा काम क्या है अब, क्योंकि देखो बेस यहाँ पर क्या है, ट्रायंगुलर बेस है। तो बेस का अगर मुझे एरिया निकालना है तो किसका एरिया निकलेगा, ट्रायंगल का एरिया निकलेगा। नहीं आया समझ में आता है? तो वॉल्यूम इज इक्वल टू बेस एरिया, ट्रायंगल का एरिया निकालो। ये कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, कोई सा भी अप्लाई, ये भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरा ये वाला फॉर्मूला आपने बनाया 1/2 टाइम्स द टू साइड्स। तो टू साइड्स कौन कौन सी ले लो, एक एक्स और एक एक्स। ये नहीं, ये पढ़ा है ना 1/2 ए बी इंटू साइन सी, ये पढ़ा है। तो इसका मतलब क्या होता है, ए और बी कौन सी साइड्स हैं, ए और बी वो साइड्स हैं जो आपके पास एंगल सी बना रहे हैं, द साइड्स दैट आर मेकिंग द एंगल। तो अगर हमें यहाँ पर अगर कोई सी भी दो साइड अगर चूज करूँ, सारी साइड्स बराबर ही हैं, तो यहाँ पर अगर मैं आप लोग को ये कह दूं कि ये एक्स चूज कर लूं, ये वाला एक्स चूज कर लूं और ये वाला एक्स चूज कर लूं, तो ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय साइन 60, समझ आ रही? द साइड्स दैट आर मेकिंग द एंगल। अरे नहीं आया समझ में आता? मल्टीप्लाई बाय हाइट, वर्टिकल हाइट, ये रही एच। एनी क्वेश्चंस यहाँ तक, कोई मसला तो नहीं हो रहा, समझ आ रहा है सब कुछ? तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स स्क्वायर, समझ आई यहाँ तक, मल्टीप्लाई बाय साइन 60 होता है, कैलकुलस को चेक करो, इट विल बी √3/2, छोड़ दे मुझे याद है। तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 1/4 एक्स स्क्वायर √3h, समझ आई? अब वॉल्यूम किसके बराबर गिवन था, 2000, वॉल्यूम तो गिवन था। तो वॉल्यूम v की जगह क्या लिख दूंगा मैं, इसको मिटा देता हूँ, सारी एग्जांपल्स मैंने आप लोग को दे दी। √3/2 है, तो 2 2 4 हो गया, सही है, मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 2000, क्लियर हो गया यहाँ तक? ये देखो, तो यहां पर अब आपको समझ आया कि ये एक एक्सप्रेशन निकल गई मेरे पास, जिस तरह से मैंने इसके लिए निकाली थी ना एक्सप्रेशन, ये देखो 15 ये वाली, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाली थी मैंने। ये मैंने एक्सप्रेशन कहां से निकाली, वॉल्यूम के थ्रू निकाली, समझे? तो क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस में ना आपको वो कोई ना कोई एक हिंट जरूर देगा। जैसे कि इधर उसने बोला कि वॉल्यूम का जिक्र है, तो याद रहे कि भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला, इसका मतलब, क्योंकि वॉल्यूम का जिक्र के साथ साथ उसने अगले सवाल पे बोला है कि सरफेस एरिया आप मालूम करो। तो पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, और वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मेरे पास एक्स वेरिएबल, एक्स क्योंकि क्या थी, एक्स साइड थी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और हाइट, एक्स और हाइट के दरमियान रिलेशन पता चल गया मुझे। जिस तरह से इधर मुझे रेडियस और हाइट के दरमियान पता चला था, ठीक है, इस तरह से इधर किसके दरमियान पता चल गया, एक्स और हाइट के दरमियान। नहीं आया समझ में आता? एनी क्वेश्चंस यहाँ, कोई मसला? ठीक है, अब अगला स्टेप क्या है कि अब हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले सरफेस एरिया टोटल निकालो। क्या होता है टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए? ऐसे इस रूम का अगर तुम टोटल सरफेस एरिया देखो, तो ये वाली साइड का एरिया, ये वाली साइड का एरिया, इस साइड का एरिया, इस साइड का एरिया, ऊपर की छत का, नीचे की जमीन का। तो इधर भी क्या होगा, ये देखो, इधर जरा गौर करना। पहले तो ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल, टोटल सरफेस एरिया का मतलब अब तुम्हें हर साइड्स के एरिया निकालकर ऐड करना है, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, जैसे कि एक डाइस को देखोगे तो डाइस क्यूब है आपके पास, तो हर साइड का एरिया निकाल के ऐड करोगे, सो दैट्स द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। बात समझ आई? तो यहां अब मैं क्या करूंगा, इस शेप का टोटल जितनी साइड्स हैं उन सब साइड्स का एरिया निकालूंगा और सबको ऐड कर दूंगा, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो अब मैंने आपको अभी बताया कि ये शेप बन रहा है और इस तरफ, दोनों तरफ ट्रायंगल बन रहे थे, एक इस तरफ भी बन रहा है और एक इस तरफ भी बन रहा है। जबरदस्त, तो एक ट्रायंगल का निकालो, टाइम्स 2 कर दो। नहीं आया समझ में आता? एनी क्वेश्चंस किसी को? तो एक ट्रायंगल का निकाला, टाइम्स 2 कर दो। तो चलो एक एक करके अब हम निकालते हैं।
कि एक इसके बराबर होगा यहाँ पे, पहले तो ट्राइंगल एरिया लिख लेता हूँ सारी चीजें, ट्राइंगल एरिया टाइम्स 2, ये बात समझ आई? तो दो ट्राइंगल कवर हो गए, दोनों साइड की दीवार कवर हो गई, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप सेंटर पे खड़े हुए हो यहाँ पे, तो आपके पीछे एक ट्राइंगल है और आपके आगे एक ट्राइंगल है, दोनों ट्राइंगल्स हो गए, समझ आई? फिर साइड्स की लेंथ, कौन कौन सी साइड्स, देखो एक ये वाली होगी, आपके राइट साइड की एक दीवार और लेफ्ट साइड की एक दीवार, समझ आई? तो ये वाला एक देख रहे हो, ये क्या बन रहा है, ये रेक्टेंगल बन रहा है आपके पास, ठीक है। तो रेक्टेंगल यहां पे लिख दो प्लस रेक्टेंगल एरिया, रेक्टेंगल टाइम्स 2, समझ आई यहां तक? कोई प्रॉब्लम? एक चीज और रहती है, जिस जमीन पे आप खड़े हो, तो जमीन क्या है, ये देखो, ये रही जमीन, ये देखना और करना, ये अगर तुम इस x को h के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे की जमीन का भी आ जाएगा। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चंस? तो ये भी, अगर ये भी आपके पास सेम ही रेक्टेंगल बन रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्लियर हो गया? अब एक एक करके यहाँ पे मैं लगाऊंगा। तो ट्राइंगल का आपने एरिया यहाँ पे पहले से उसके लिए लगाया हुआ था, फॉर्मूला क्या था, 1/2 x स्क्वायर साइन 60, इक्विवेलेंट ट्राइंगल था। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 60, और ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। एनी क्वेश्चंस यहाँ पे? ये देखो, प्लस रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कौन सा है, देखो ये साइड वाला, राइट साइड वाला रेक्टेंगल ये वाला, और ये लेफ्ट साइड की तरफ भी बन रहा है ये वाला। तो रेक्टेंगल के भी कितने एरिया, दो एरिया हो गए। एक रेक्टेंगल का लगाओ x मल्टीप्लाई बाय h, जबरदस्त, ठीक है। और फिर प्लस कर दो एक रेक्टेंगल जमीन वाला, फ्लोर वाला, x मल्टीप्लाई बाय h, क्योंकि ये भी सेम है, तो x मल्टीप्लाई बाय h ही कर दो उसको, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया, यानी कि हर साइड्स का तुमने एरिया निकाला, उनको ऐड कर दिया, 2 और 2 कैंसिल, ये कितना हो गया, साइन 60 पता था √3/2 होता है, दिस इज √3/2 x स्क्वायर प्लस 2xh प्लस xh। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, अरे A2 की भी क्लास स्टार्ट हो गई है एक, तो इट इज गोइंग टू बी, एक मिनट रुकिएगा मैं जरा एक्सेप्ट कर दूंगा। आयजा आप मीटिंग पे रहिएगा, बस मैं क्लास एंड कर रहा हूँ इस क्वेश्चन के बाद। एएस की एक्चुअली क्लास चल रही थी, सो इट्स a इज इक्वल्स टू √3/2 x स्क्वायर प्लस 3xh हो गया, ये समझ आया? तो ये तुमने टोटल एरिया निकाल दिया, आया समझ में कि नहीं है? एनी क्वेश्चंस? और आपने वॉल्यूम से एक रिलेशन फाइंड किया था, वो ये था, दैट 2000 इज इक्वल्स टू, क्या निकाला था, 1/4 x स्क्वायर √3 और h। ये दोनों चीजें अभी आपके पास आ गई, ये आ गया और ये आ गया। अब आपको शो क्या करना था, शो, अच्छा जो चीज आपको शो करनी है, हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, x था और h था, तो आपको एरिया इन टर्म्स ऑफ, ये देखो यहाँ पे मेरे पास एरिया क्या है, टोटल सरफेस एरिया, x भी है उसमें, h भी है, समझ आ रही है यहाँ तक बात? आपको जो एरिया शो करना है उसमें आप सिर्फ x देख सकते हो, तो इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन में से किसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, h को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जबरदस्त। तो h को सब्जेक्ट बना दो, ये 4 डिवाइड हो रहा है, उस साइड मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 8000 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर इंटू √3h, x स्क्वायर √3 डिवाइड हो जाएगा, सो 8000 डिवाइडेड बाय √3x स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। और फिर मैं इसको कहां पुट करूंगा, इधर पुट करूंगा, समझ आई बात यहाँ पे? और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल्स टू √3/2 x स्क्वायर प्लस 3x, h की जगह ये पुट कर दो, सो इट इज 8000 अपॉन √3x स्क्वायर। एनी क्वेश्चंस यहाँ? अब सिंप्लीफाई करो तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगी, ये वाली, ओके। अब सिंप्लीफाई करते हैं पहले, तो देखो ये एरिया, बस अब लास्ट स्टेप है सिर्फ सिंप्लीफाई करना। देखो ना, आपने एरिया इन टर्म्स ऑफ x कर दिया, अब शो, अब h कहीं नजर ही नहीं आ रहा, तो आप सिर्फ सिंप्लीफाई करोगे इस चीज को। तो 3 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो 3 मल्टीप्लाई बाय x, एक ही सिंगल फ्रैक्शन है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8000 गिव्स यू, अच्छा ये एक x इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, सो इट विल बी √3/x, ठीक है। उसने कैसे शो किया हुआ है, देखो x टू द पावर -1 लिखा हुआ है, तो अगर ये नीचे वाला x डिवाइड हो रहा है, अच्छा ये एक x चला गया ना आपके पास, क्योंकि नीचे से कैंसिल हो गया, तो ये एक x ऊपर आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आपने शो कर दिया, डेट √3/2 x स्क्वायर प्लस 24000 अपॉन √3, और ये x खुद से जब ऊपर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, दैट्स इट, सिंपल हो गया भाई। बताओ कहीं प्रॉब्लम थी कि इसमें नहीं? एनी क्वेश्चन सर यहाँ पे कोई मसला? सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि x कैन वेरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच a हैज स्टेशनरी वैल्यू, स्टेशनरी का जिक्र आ गया, क्या करोगे,
अब तुमने जो एक्सप्रेशन यहाँ पर बनाई है इसको डिफरेंशिएट करो, क्या करके डिफरेंशिएट करे, क्या निकलेगा, डी ए अपॉन डी एक्स, क्योंकि ए वाई की जगह ए आ गया, बाय एक्स तो एक्स है, तो डी ए बाय डी एक्स किया, इक्वल कर दिया जीरो के, एक्स वैल्यू आ गई। ये करना है सेकंड पार्ट में। थर्ड पार्ट में क्या करोगे, अब डिफरेंशिएशन आ गई है, समझो बस, अब कुछ नहीं करना। नेक्स्ट पार्ट के लिए डबल डेरिवेटिव कर लोगे, और फिर वो एक्स की वैल्यू जो तुम पार्ट बी पे निकालोगे वो पुट करके चेक करोगे कि ग्रेटर देन जीरो आ रहा है डबल डेरिवेटिव या लेस देन जीरो आ रहा है, तो उससे डिसाइड हो जाएगा कि मैक्सिमम या मिनिमम। तो ये है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। आयजा आयजा नहीं, आयजा इधर ही है। आमना समझ आया, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट अब थोड़ा? एनी क्वेश्चंस यहाँ पे? यस सर। अभी समझ आया तुम्हें? तो सिर्फ इसमें डिफिकल्ट पार्ट या थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट ये है कि आपको इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन बनाने का भी ये तरीका है कि देखो आपको ना, कभी उसने वॉल्यूम का जिक्र किया हुआ है और बोला एरिया निकालो, तो वॉल्यूम का पहले फॉर्मूला अप्लाई करके इक्वेशन कनेक्ट कर दोगे एक्स और एच वेरिएबल के साथ। तो कोई ना कोई क्लू फाइंड आउट करना पड़ेगा जो दो वेरिएबल को कनेक्ट कर रहा हो, ठीक है? फिर उसको तीसरी चीज में आप इन कर दो। जैसे यहाँ पर मैंने वॉल्यूम से किसको कनेक्ट करा, एक्स को और एच को, क्योंकि एक्स और एच मेरे पास दो साइड्स थी प्रिज्म की, ठीक है? तो वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करके इन दोनों को कनेक्ट करवा के फिर मैंने क्या करा, एरिया का फार्मूला अप्लाई किया। एरिया के फार्मूला जो मुझे शो करना था वो इन टर्म्स ऑफ एक्स शो करना था, तो जो मेरा वॉल्यूम से जो रिलेशन निकला था वहां पर मैंने एच को सब्जेक्ट बना के एरिया में पुट किया, तो मेरे पास एरिया इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया। ये काम था, प्रीवियस क्वेश्चन में भी यही किया था। राइट एंगल ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, फिर वॉल्यूम शो कर दिया। वॉल्यूम के अंदर एच आपके पास आर मिसिंग, आर स्क्वायर मिसिंग था, तो आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बना दिया। बस ये काम करना है अब आपको, ठीक है? तो उसके मजीद क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? अभी तक बस इसको रिवाइज करो, और इसकी रिकॉर्डिंग आज इंशाल्लाह ताला मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है? ओके भाई, अल्लाह हाफिज।